हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए पढ़ा था मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हमने मुख्य रूप से वृक्क यानी किडनी का अध्ययन किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी वीडियो में हमने आपके लिए बताया था कि वृक्काणु यानी नेफ्रॉन्स की वीडियो हम अलग से लेकर के आएंगे। तो उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वृक्काणु यानी नेफ्रॉन्स का। नेफ्रॉन्स किस प्रकार बने होते हैं, इनके कौन कौन से भाग होते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा हम लोग आज ये जानेंगे कि डायलिसिस क्या होता है, मानव के गुर्दे में पथरी का निर्माण किस प्रकार होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में हमने आपके लिए पढ़ाया था किडनी यानी वृक्क। वृक्क के कौन कौन से भाग होते हैं ये सब आप पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ संक्षिप्त में मैं आपको दिखाऊंगा चित्र भी। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए, जो किडनी होती है वो जिन छोटे छोटे भागों से मिलकर बनी होती है उन्हें हम कहते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन। संक्षिप्त में कहिए तो नेफ्रॉन ही किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है और मूत्र के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। इस वृक्काणु के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक भाग होता है बोमन संपुट, जिसे हम बोमन कैप्सूल भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है वृक्क नलिका। तो जो ये बोमन संपुट है ये होता है एक प्याली के आकार की बहुत छोटी सी संरचना, और इसके अंदर केश नलियों का गुच्छा होता है जिसे हम बोलते हैं केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। ये इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो भाग रक्त लेकर जाता है नलिका का उसे हम कहते हैं अभिवाही धमनिका, और जो इस मतलब जो प्याली होती है जिसे हम बोलते हैं बोमन संपुट, इससे बाहर निकलता है इसरा रक्त लेकर के, उसको हम बोलते हैं अपवाही धमनिका। ध्यान रखेंगे, अभिवाही धमनिका इस कैप्सूल के अंदर रक्त लेकर के आती है और अपवाही धमनिका इस रक्त को बाहर लेकर के जाती है। देखिए ये संरचना है, आपको दिख रही है किडनी की। इसमें जो ये बाहर का भाग है ये वाला, ये बाउंड्री जो है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट, और इसमें ये मध्य भाग होता है, इसको हम बोलते हैं मेडुला। इसी में ही बने होते हैं शंकु के आकार के, देख रहे हैं आपको ये संरचना, ये पिरामिड की संरचना ये। तो जो वृक्काणु आप पढ़ने जा रहे हैं उसका कुछ भाग इस वल्कुट में होता है और कुछ भाग होता है यहाँ इस पिरामिड में, इस तरीके से। यानी अधिकांश भाग इसका ऊपर होता है और जो हैंडले लूप होता है वो इस पिरामिड के अंदर होता है। तो आप देखेंगे कि ये वृक्काणु होता है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको डिटेल में। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, यानी वृक्क नलिका की। वृक्क नलिका, इस नलिका के अंदर रक्त के अलावा वो द्रव बहता है जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या लाभदायक ग्लूकोज जैसे पदार्थ होते हैं। यानी रक्त के अलावा जो भी द्रव होता है वो इसी वृक्क नलिका में प्रवाहित होता है, और ये वृक्क नलिका उस बोमन संपुट यानी प्यालीनुमा संरचना के निचले भाग से शुरू होती है। इसके भी मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक होता है समीपस्थ सम्मिलित नलिका जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या PCT। ये भाग बोमन संपुट के सबसे समीप का भाग होता है, और इसी भाग में सबसे पहले रक्त के अलावा जो द्रव होता है वो प्रवेश करता है फिल्टर होने के बाद। जो ग्लोमेरुलस होता है हमारा, वो रक्त को फिल्टर करता है, छानता है। छानने के बाद जो अपशिष्ट द्रव है वो सबसे पहले इसी PCT में प्रविष्ट होता है। इसके बाद का जो भाग होता है वो होता है हैंडले लूप या लूप ऑफ हैंडले। ये लगभग मध्य में होता है और ये होता है संरचना यू के आकार की। चित्र में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तीसरा भाग होता है दूरस्थ सम्मिलित नलिका जिसे हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये नलिका का जो भाग है ये सबसे दूर का भाग होता है और अंतिम भाग होता है। ये जुड़ा होता है बाद में संग्राहक नलिका से, जो यूरिन को डालता है संग्राहक नलिका में। तो चित्र देखिए एक बार फिर से। पहले देखिए ये हमारी किडनी है जिसको हमने काटा है, ये
इस किडनी में देखिए एक जो पार्ट है आपका, एक छोटा सा पार्ट, ये मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये छोटा सा पार्ट मैंने ये लिया है और मैं इसको जो जूम करता हूँ तो ये पार्ट मुझे कुछ दिखता है इस तरीके से। देखिए ये इसी का पार्ट है, जूम कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो ये ऊपर का हिस्सा है ये है आपका वर्टेक्स और ये वो पिरामिड है ये वाला। तो देखिए दोनों हिस्सों में आप देख रहे हैं एक संरचना है सफ़ेद धागे जैसी। ये देखिए दोनों हिस्सों में ना ये जो ये वाइट रंग की दिख रही है आपको धागे की तरह संरचना, ये कुछ हिस्सा नीचे है पिरामिड में और कुछ हिस्सा है ऊपर वलकट में या कॉर्टेक्स में। वास्तव में यही सफ़ेद संरचना है हमारे रक्ताणु या नेफ्रॉन की। यदि मैं इसको पुनः जूम करता हूँ और बड़ा देखता हूँ तो हमको दिखाने का इस तरीके से। ये तो तीसरा चित्र जो है ये अल्टीमेट चित्र है हमारा फाइनल रक्ताणु का यानी नेफ्रॉन का। इसमें आप देख रहे हैं एक गोल्डन कलर की नलिका है, सेम दोनों का आकार है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको नाम के साथ इन तीनों को। देखिए ये इसमें एक नलिका है पीले रंग की और ये जो गोल आकृति है ये है बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। इसी के अंदर है ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ। ये नलिका यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पीले रंग की दिखा रहा हूँ आपको केवल। ये यहाँ से इस तरीके से जाती है घूमती हुई, ये नलिका जा रही है पीले रंग की। ये है हमारी वृक्क नलिका। इसमें रक्त के अलावा बाकी जो द्रव है वो बहता है। रक्त इसमें बिल्कुल नहीं होता, रक्त के अलावा बाकी सब कुछ इसी में होता है। और ये यहाँ आती है, यहाँ अल्टीमेटली लास्ट में जहाँ जो आप देख रहे हैं ये सीधे रंग की एक और नलिका, ये अलग है, इसको बोलते हैं हम संग्राहक नलिका। इसको ये संग्रह करती है मूत्र का और इस और भी वृक्काणु जुड़े होते हैं, वृक्क नलिका है जुड़ी होती हैं इस तरीके से। यहाँ और यहाँ देख रहे हैं आप ये जो पॉइंट बने हुए हैं यहाँ इस तरीके से यहाँ जुड़ती है। तो जो ग्रीन सर्कल में मैंने बनाई है ये है हमारी संग्राहक नलिका और जो भी मैंने आपको दिखाई वो थी वृक्क नलिका। अब देखिए वृक्क नलिका के अलावा और भी नलिका है, एक लाल रंग की नलिका है, ये मैं इसको दिखाता हूँ ग्रीन कलर से। ये देखिए यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लाल रंग की नलिका यहाँ जाती है इस कैप्सूल के अंदर यानी बोमन संपुट के अंदर और फिर बाहर निकलती है, ये नलिका जाती है। देखिए इस तरीके से यहाँ से नलिकाएं बढ़ जाती हैं, कई भाग हो जाते हैं, एक जाल सा बन जाता है। इस तरीके से एक ही नलिका है लेकिन उसकी कई ब्रांचेस हैं, तो जाल इस तरीके से बन जाता है कि ये जो नलिका है ये पहली वाली पीले रंग की यानी कि वृक्क नलिका को घेर लेती है चारों तरफ से पूरे जाल के अंदर इस तरीके से, और लास्ट में ये यहाँ से बाहर निकलती है। तो जो मैं अब दिखा रहा हूँ आपको हरे रंग की नलिका, ये रक्त की नलिकाएं हैं, इसमें रक्त आता है जिसे लिखा है ऊपर अभिवाही धमनिका और यहाँ से रक्त बाहर जाता है वास्तव में यहाँ से और यहाँ से आता है। तो जो नलिका दिखाई है मैंने आपके लिए चित्र में रंगीन नलिका है, ये रक्त लेकर के आती है और जो नलिका पीली है वो रक्त के अलावा बाकी द्रव को ले जाती है। अब अलग कैसे होता है उसको देखिए यहाँ चित्र दूसरे में। चित्र जो दूसरा है वो पहले जैसा ही है, थोड़ा डिटेल इसमें अंग्रेजी में दे दी गई है उन्हीं नामों को और चित्र थोड़ा लूज कर दिया गया है ताकि आप बेहतर देख पाएँ। और देखिए ये जो आकार का यहाँ से है नीचे वाला हिस्सा ये होता है नीचे वाला हिस्सा पिरामिड में और ऊपर जो हिस्सा है वो होता है आपका कॉर्टेक्स में, यानी इससे नीचे का हिस्सा ये होता है पिरामिड के अंदर जो दिखाई थी अभी किडनी में आपको, और जो हिस्सा है ये होता है वलकुट में ऊपर वाला। जो इस आयताकार भाग में है ये होता है यू के आकार का, ऐसे बोलते हैं हम हैनले लूप यू संरचना का। यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ जो शुरू हो रहा है ये यहाँ से ये यू के आकार की संरचना है, ये इसको बोलते हैं हम हैनले लूप। ये अब देखिए काम कैसे करता है वो समझ लीजिए, बाकी थ्योरी नीचे लिखी है उसको आप वहां से बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो रक्त से यूरिन बनता है उसकी प्रक्रिया बहुत सिंपल है। सबसे पहले रक्त आता है यहाँ इस नलिका में, यहाँ अंदर केशिकाओं का जाल है, यहाँ जाकर के रक्त छनता है। छनने का मतलब है रक्त के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं चाहे वो हानिकारक हों चाहे वो लाभदायक हों, वो सभी छन करके इस रक्त के अलावा इस नलिका में आते हैं सभी पदार्थ इस नलिका में। इसको हम कहते हैं वृक्क नलिका। ये दिखा रखी है हमने पीले रंग की या गोल्डन कलर की, ये इसमें आते हैं यहाँ। ये जो मैं दिखा रहा हूँ भले ही लाल रंग है लेकिन ये रक्त बिल्कुल नहीं है और ये लास्ट में यहाँ आता है इस नलिका में।
तो ये जो नलिका है वृक्क नलिका, ये रक्त के अलावा सभी द्रव को यहाँ लेकर के आती है। अब जो रक्त था हमारा वो कहाँ जाता है, देखिए रक्त इस कैप्सूल से बाहर जाता है, एक नलिका और होती है इसमें घूमता हुआ इस तरीके से, ये रक्त यहाँ घूमता हुआ आगे जाके देखिए कई पार्ट हो गए, इसके जाल बना हुआ था दिखाया मैंने आपको भी, इस जाल से होता हुआ ये रक्त यहाँ से घूमता हुआ इस तरीके से घूमता हुआ या नीचे सब में होता हुआ ये इस तरीके से ये नलिका इस रक्त को ले जाती है यहाँ बाहर, यहाँ आप देख लीजिए लगा रहा हूँ मैं 2 एरो, ये रक्त को अंदर ले जाने के लिए है, ये ध्यान रखना, और रक्त को ये बाहर लाने के लिए है। तो जब रक्त यहाँ से प्रवेश करता है इस बोमन संपुट में, तब रक्त में अशुद्धियाँ होती हैं, लेकिन इस बोमन संपुट में सभी अशुद्धियाँ अलग कर ली जाती हैं। एक द्रव में जितनी अशुद्धियाँ हैं वो जाती हैं इस रास्ते को, और जो आप देख रहे हैं लाल रंग का शुद्ध रक्त वो चला गया इस रास्ते को, जो आगे जाकर के वापस यहाँ जा रहा है। अब होता क्या है, इस बोमन संपुट से जैसे ही ये द्रव बाहर निकलता है, इसमें हानिकारक अपद्रव पदार्थों के साथ साथ जो लाभदायक पदार्थ हैं जैसे आयन, लवण, विटामिन सी या ग्लूकोज, वो भी निकल जाते हैं छन करके। तो नीचे आने पर ये जो जाल बना हुआ है नलिकाओं का, रक्त नलिकाओं का, इतने हिस्से में यहाँ तक ये नलिकाएं लाल रंग की जो दिखा रखी है मैंने, वो आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कर लेती हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनः अवशोषण। जो पहले यहाँ से ये फिल्टर हुआ ऐसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन या निस्यंदन, जो पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में जो आवश्यक पदार्थ हैं वो नीचे भाग में आकर के अवशोषित कर लिए जाते हैं, लेकिन जो बाकी पदार्थ थे हानिकारक जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड या अन्य हानिकारक लवण, वो अवशोषित नहीं हो। तो अवशोषण के पश्चात एक और चरण तीसरा होता है श्रवण का। इस नलिका में कुछ पदार्थों का श्रवण भी होता है, यानी ये नलिका कुछ पदार्थों का स्राव सिक्रेशन करती है। उसके पश्चात ये सभी पदार्थ अपशिष्ट के रूप में यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ आकर के यहाँ। अब ये जो नलिका है दिखाता हूँ मैं इसको हरे कलर से बंद करके, ये होती है संग्राहक नलिका, ये संग्रह करती है, क्योंकि इसके पास जो भी अब आ रहा है वो यूरिन है। इस डीसीटी में यानी इस वृक्क नलिका के अंतिम सिरे पर जब तक द्रव आता है तब तक वो पूरी तरीके से छन करके और एब्जॉर्ब होकर के रक्त से यूरिन में चेंज हो चुका होता है। तो यहाँ आकर के वो बन जाता है यूरिन यानी मूत्र। इस मूत्र को ये रक्त नलिका यहाँ डाल देती है इस संग्राहक नलिका में, और इसके पास बहुत नलिकाएं आती हैं। यहाँ आती है एक नलिका, देखिए कि यहाँ आती, दिखाया था मैंने आपको यहाँ। इस प्रकार ये नलिका यूरिन को यानी पेशाब को लेकर के आती है सभी रक्तकणों से, और अंत में ले जा करके डाल देती है ये किडनी के बाहर यूरेटर में, यानी कि मूत्र नलिका में, और यूरेटर से पहुंच जाता है ये मूत्राशय में। ये तो ये है पूरी प्रक्रिया रक्त के छनने की। आप इसको देख लीजिए, चित्र इसमें दोनों हैं, दोनों के नाम हिंदी अंग्रेजी में दिए गए हैं। अब देखिए इसकी प्रक्रिया किस प्रकार होती है, मैं बता चुका हूँ आपको। पहला है गुच्छ निस्यंदन, यानी यहाँ पहले पार्ट में रक्त आता है, यहाँ से रक्त यहाँ प्रवेश करता है, यहाँ आकर के केशिकाओं में वो फिल्टर होता है और फिर बाहर निकलता है केवल रक्त। जब बाहर निकलता है तो उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा, सारी सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन्स। बाकी जो द्रव है वो इस रास्ते से नीचे निकलता है, यहाँ ये शुरू होती है हमारी वृक्क नलिका, और इसमें रक्त के अलावा बाकी सब कुछ है। इसके बाद होता है, ये वही चित्र है और चाहे तो एक बार देख लीजिए। रक्त इस तरीके से आता है, इस तरीके से इस नलिका में ये गया रक्त, ये रक्त है, ये रक्त जाता है इस तरीके से जाल से होता हुआ बाहर यहाँ, और आता यहाँ से है रक्त, ये देख लीजिए। बचा यूरिन, ये जो नलिका बचती है रक्त नलिका, यहाँ से द्रव जाता है और यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते वो छनना शुरू हो जाता है, यानी इसमें जो काम के पदार्थ हमारे थे उनको ये जाल रक्त नलिकाओं का छान लेता है, और यहाँ आते आते पूरी तरीके से छन करके ये बन जाता है अपशिष्ट यानी यूरिन, और जो भी पहुंच जाता है यूरिन इस संग्राहक नलिका में, संग्रह कर लेती है और बाहर भेज देती है। ये कंप्लीट इसका प्रोसेस है। ये चरण है पुनः अवशोषण का दूसरा, जिसमें कि नलिका से रक्त नलिकाएं
ग्लूकोज या अन्य आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। और ये तीसरा चरण जिसमें नलिकाएं जो होती हैं ये हाइड्रोजन, कैल्शियम, अमोनिया जैसे पदार्थों का श्रवण करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। इससे होता क्या है कि अम्ल क्षार का संतुलन बना रहता है शरीर में। निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण के पश्चात अपशिष्ट बचता है केवल, जिसमें होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड और अन्य साधारण लवण, जिनको ये नलिका पहुंचा देती है संग्राहक नलिका में। और इस प्रकार संग्राहक नलिका से पहुंच जाता है मूत्रवाहिनी में, उससे पहुंचता है ये मूत्राशय में। चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो जुड़े हुए हैं मूत्र से। तो मूत्र में गंध आती है, उसका कारण होता है यूरिनोड पदार्थ। यूरिया का सूत्र आप जानते हैं, खूब पढ़ा होगा आपने, NH2 का होल ट्वाइस CO या NH2CO NH2। यूरिक एसिड आपने काफी पढ़ा, लेकिन सूत्र शायद आपको ना पता हो, तो नोट कर लीजिए या ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सूत्र है C5N4H4O3। उसके बाद है ड्यूरोसिस। ये क्या होता है? मूत्र का अधिक मात्रा में निष्कासन और निर्माण कहलाता है ड्यूरोसिस। जो पथरी होती है उसमें हालांकि कई पदार्थ होते हैं, लेकिन अधिकता होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। तो कैल्शियम ऑक्सलेट ही इसका मुख्य अवयव है पथरी का। जो गुर्दा होता है हमारा, वो एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं कर सकता। जो मूत्र होता है उसका रंग पीला जो होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। हालांकि कुछ मेडिसिन से भी पीला हो सकता है, लेकिन सामान्यतः होता है यूरोक्रोम के कारण। जब कभी किडनी में बीमारी होती है कैडमियम के कारण, तो उस रोग को हम कहते हैं इटाई इटाई। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं डायूरेटिक्स, जैसे चाय या कॉफी। एक वयस्क मनुष्य में एक दिन में 160 से लेकर के 180 लीटर तक लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। चलिए चलते चलते बात करते हैं किडनी स्टोन की, यानी पथरी की। देखिए पथरी जो होती है वो कैल्शियम होता है, एक पदार्थ वो बनाता है सल्फेट या कार्बोनेट के साथ मिलकर के ठोस पदार्थ, जो पथरी का रूप ले लेता है। हालांकि पथरी का जो मुख्य अवयव है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, क्योंकि हमारे खाद्य पदार्थों में ऑक्सलेट सामान्यतः पाया जाता है, इसलिए किडनी में अधिक मात्रा में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। यदि किडनी का आकार बहुत कम होता है, छोटा होता है 1 या 2 mm तक, तो सामान्यतः वो मूत्र मार्ग से निकल सकता है। लेकिन यदि वो 2 mm से अधिक यानी 3 या उससे अधिक आकार का होता है, तब समस्या आती है और हमारे मूत्र मार्ग में अवरोध होता है, इसलिए हमारे पेटों में तीक्ष्ण दर्द भी होता है। तो पथरी को या तो सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है या ध्वनि तरंगों के उपचार से तोड़कर बारीक पाउडर बनाकर उसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए ये किडनी के अंदर पथरी है, आप देख पा रहे हैं इतने हिस्से में ये किडनी में पथरियां हैं। ये भी पथरी है, ये मूत्र मार्ग में है जो अवरोध बनी हुई है। अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जितने भी टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये टुकड़े सब किडनी स्टोन के ही हैं। ये टुकड़ा जो है वो पथरी का टुकड़ा है। चलिए बात करते हैं डायलिसिस क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपोहन। जब किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, उसकी दक्षता कम हो जाती है, तो रक्त जो होता है उसका शुद्धिकरण प्रॉपर तरीके से नहीं होता और जो हानिकारक यूरिया, यूरिक एसिड जैसे पदार्थ हैं वो रक्त में ही रह जाते हैं। इससे बीमारियां हो सकती हैं और ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ऐसी स्थिति में रक्त का शोधन करना नितांत आवश्यक होता है और इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो मशीन होती है, जिसे हम किडनी या कृत्रिम किडनी कह सकते हैं। इसे हम डायलिसिस यूनिट भी कह देते हैं। इसमें होता क्या है, बहुत बारीक बारीक होती हैं केस नलियाँ, अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी हुई। वो नलियाँ डूबी रहती हैं एक डायलाइजिंग टैंक में या अपोहन द्रव में। इन्हीं बारीक केस नलियों से मनुष्य के अशुद्ध रक्त को गुजारा जाता है। क्योंकि ये नलियाँ बनी होती हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की, इसलिए इन नलियों से जब रक्त गुजरता है तो जो हानिकारक पदार्थ हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड या अन्य पदार्थ रक्त के अलावा, वो सभी इस झिल्ली से पार निकल जाते हैं और अपोहन द्रव में पहुंच जाते हैं। शेष जो शुद्ध रक्त है वो नलियों में रह जाता है, फिर इसको वापस ले जाकर के उस व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है। इसमें एक कमी ये है कि जो हानिकारक पदार्थ हैं उनके साथ साथ
जो लाभदायक पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, विटामिन सी या अन्य खनिज पदार्थ वो भी बाहर निकल जाते हैं, उनका पुनः अवशोषण इस विधि में नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाता हूँ चित्र। देखिए सामान्यतः हम देखते हैं इस प्रकार मरीज को जब उसका डायलिसिस होता है, लेकिन रियल में क्या है देखिए ये प्रक्रिया है। ये बाजू से हम निकालते हैं ब्लड एक नली के द्वारा, उसको ले जाते हैं हम यहाँ देखिए ये लगा हुआ है एरो, इस तरीके से रक्त जाता है। ये एक पंप है, ये इसको आगे भेज देता है और ये जाता है अब इस टैंक में जिसमें नलियाँ हैं, केस नलियाँ। इन केस नलियों से रक्त ये गुजर रहा है इस तरीके से। गुजरने के बाद क्या होता है इस टैंक में जो भी हानिकारक पदार्थ हैं रक्त के अलावा वो सभी इस नली से बाहर निकल जाते हैं, इस टैंक में पहुंच जाते हैं इस अपोहन द्रव में। शेष रक्त जो शुद्ध हो चुका है उसको वापस भेजते हैं हम उस व्यक्ति को यहाँ इस तरीके से, यानी इस नली में इस तरीके से वापस भेज दिया। अब यहाँ होता क्या है, जो ये द्रव था भरा हुआ इस टैंक में वो अशुद्ध हो चुका है क्योंकि जो रक्त से अशुद्ध पदार्थ हैं वो उस टैंक में आ चुके हैं। तो हम उन अशुद्ध पदार्थों को एक नली के द्वारा यूरिन के रूप में या बाहर ले आते हैं। ये यूरिन के रूप में आ गया। अब जैसे ही इसमें ये अपोहन द्रव डायलाइजिंग सोल्यूशन कम होता है तो हम इस यहाँ बोतल से फ्रेश सोल्यूशन ऊपर भेजते रहते हैं आवश्यकता के अनुसार। अब जो छन करके यहाँ आया है इसमें केवल यूरिया या यूरिक एसिड नहीं है, इसमें यूरिया यूरिक एसिड के साथ साथ ग्लूकोज, खनिज लवण, विटामिन सी जैसे आवश्यक पदार्थ और भी हैं जो यहाँ नीचे जा चुके हैं इस दूसरी बोतल में यहाँ। तो यही कमी है इसमें कि जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका भी यहाँ फिल्ट्रेशन हो जाता है और वो भी मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यहाँ देखिए इसका चित्र थोड़ा सा और जटिल होता है, कुछ मशीन में उपकरण लगे होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो और देख लीजिए। ये रक्त आ रहा है ब्लू पाइप से, दिखा रखा है अलग अलग यहाँ इस तरीके से। ये लगा हुआ यहाँ पर एक प्रेशर के लिए जो मॉनिटर करता है, इसे बोलते हैं एट्रियल प्रेशर मॉनिटर, यानी इसके बाद ब्लड आगे जाता है और ये पंप लगा होता है, इस पंप के द्वारा ब्लड को आगे भेजा जाता है। इस पॉइंट पर देखिए जुड़ा हुआ है एक नया पाइप जो ऊपर से लेके आता है यहाँ से सलाइन सॉल्यूशन। ये नॉर्मल सलाइन है जो हम लगाते हैं किसी व्यक्ति को जब उसके अंदर पानी की कमी होती है। यहीं पर लगा हुआ है एक हेपेरिन पंप जो रोकता है इस ब्लड को थक्का बनाने से, ताकि थक्का ना बन जाए। इसके बाद दूसरा पंप है वो उसको आगे भेजता है इस टैंक में। ये टैंक है डायलाइजर है जिसमें अपोहन भरा हुआ है द्रव और इसी में है बारीक बारीक केस नलियाँ। ये रक्त गुजरता है केस नलियों से, गुजरता है तो इस रक्त में से हानिकारक पदार्थों के साथ साथ लाभदायक पदार्थ भी फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होने के बाद वो सभी पदार्थ यूरिन के रूप में यहाँ बाहर आ जाते हैं इस बोतल में। और जो यहाँ ये द्रव है डायलाइजिंग सोल्यूशन, ये फ्रेश सोल्यूशन यहाँ से ऊपर सप्लाई हो जाता है एक पंप के माध्यम से। अब जब फिल्टर होकर के रक्त शुद्ध हो जाता है तो वो बाहर जाता है इस पंप के माध्यम से। यहाँ पर भी लगा हुआ है एक प्रेशर नापने के लिए मॉनिटर और ये पंप है, ये इसको भेज देता है वापस नली में। तो ये एक मशीन होती है जटिल, इसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का कर सकते हैं ब्लड को प्योरीफाई यदि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको भविष्य में भी निरंतर प्राप्त होती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।